Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Imagination FF World. गाइस, मैं आप सबके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी ज़्यादा इस पार्ट के लिए वेट कर रहे थे। ये पार्ट आप सबके लिए एक ऐसा पार्ट है जिसे देखकर शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। वैसे सबसे पहले कमेंट कीजिए कि ये स्टोरी में आपको ये नया ट्विस्ट कैसा लगा। शायद किसी किसी को पसंद ना आया होगा, बट ये स्टोरी अब नया ट्विस्ट लेकर आ चुकी है। अब यहाँ पर एक के बाद एक ट्विस्ट आता जाएगा। स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगी, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू एपिसोड को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग एक कस के वांग जी को थप्पड़ लगाता है, जो देखकर वैन जिंग की उसकी ना जो होंठ था उसके कॉर्नर पर थोड़ा सा स्माइल आ चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद किया। उसने कहा, यस, मैंने लोहा गर्म था और हथौड़ा सही टाइम पर मारा। इधर वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया था। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग तुमने मुझे मारा। विंग की आंखों में आंसू और चेहरे में गुस्सा साफ नज़र आ रहे थे। वांग जी ने कहा, तुम भी विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत गुस्से में वहाँ से निकल गया। वांग जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विंग वहाँ से चला गया था। लान कोरैन ने कहा, जी वांग जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तुम अपने ओमेगा को छोड़कर अगर तुम्हें ही पसंद था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फिर से विंग से जुड़ने की क्या ज़रूरत थी? तुम लोग अलग हो गए थे, बस हो गए थे। तुमने अगर बताया होता। वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल मेरा विश्वास कीजिए, मैंने। लान कोरैन ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारी। बेचारा वांग जी, वो बस इसका शिकार बन चुका था। वांग जी बहुत ही दुखी हो गया। लान कोरैन ने कहा, मुझे अंकल मत बुलाओ। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। उस लड़की ने उनको ग्रीट किया और फिर वो भी चली गई। इधर वैन जिंग धीरे धीरे करके बेड से उठ रही थी। वांग जी उसे बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वैन जिंग ने कहा, मेरी वजह से? क्या मेरी वजह से वांग जी? तुमने कल जिक्र किया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, तुम पागल हो क्या? प्यार और तुमसे? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वैन जिंग ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो वांग जी? तुम्हें याद नहीं कि कल तुमने क्या कहा था? वांग जी ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वैन जिंग ने कहा, क्या ये झूठ है कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर थे? तुमने भी देखा ना जब तुम्हारी आँख खुली। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अभी तक अपनी वर्जिनिटी किसी को नहीं दिया, समझे? वैन जिंग ने कहा, मुझे दे दिया है वांग जी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ झूठ है? वांग जी उसे बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। वैन जिंग ने कहा, वांग जी, तुमने कल रात मुझसे कहा कि तुम्हें विंग पसंद नहीं है। बस अंकल की वजह से तुम विंग के साथ जुड़ चुके हो। तुम्हें विंग के साथ छुटकारा पाना था और तुम बहुत रो रहे थे। और फिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि तुम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माइंड में ऐसा कुछ था। वांग जी ने वैन जिंग को थप्पड़ मारा। उसने कहा, चुप हो जाओ जाहिल औरत। ये सुनकर वैन जिंग ने कहा, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मारा वांग जी। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस बात को लेकर मैं तुम्हें जेल तक लेकर जा सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझे जेल भेजोगे? वैन जिंग ने कहा, यस, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया ना वो गलत था, क्योंकि तुम मैरिड हो। ये देखो तुमने क्या किया है। उसने अपने हाथ को दिखाया और बाकी जगह को जहाँ पर उसने खुद नोचा था। वांग जी ने कहा, ये झूठ है। मुझे अच्छे से याद है कि कल रात मैं सो गया था। वैन जिंग ने कहा, नहीं वांग जी, वो तुम्हारा एक बुरा सपना है। तुम सो नहीं गए थे। दरअसल तुम और मैं
फिर वांग जी गुस्से में उसे देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है, और तुम मुझसे दूर रहो। ये बोलकर उसने अपनी कोट को उठाया। वेंचिंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लेकिन वांग जी, सीन कट होता है। हम विंग को देखते हैं। विंग गाड़ी के पास आ गया था। उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यूअसली निकलते जा रहे थे। उसकी गाल से लेकर उसकी शर्ट तक भीग चुका था। उसने ज़ोर से पंच किया। लान कोरैन ने रोकते हुए कहा, विंग क्या कर रहे हो? विंग ने रोते हुए वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे एक के बाद एक सज़ा मिलती जा रही है? लान कोरैन ने कहा, विंग संभालो। वो विंग के पास बैठ गया। रुमाल से आंसू को पोंछते हुए कहा, मुझे पता है विंग, ये जो घड़ी तुम्हारे सामने आया है, ये न जाने तुम्हें कहाँ तक लेकर जाएगी, और ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। विंग ने कहा, लान सान ने ऐसा क्यों किया? मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, मैंने उसका वेट किया, उसने मेरा वेट क्यों नहीं किया? अंकल, लान कोरैन ने कहा। विंग, हो सकता है कुछ ऐसा हो जिससे हम अनजान हो सकता है कि वांग सच बोल रहा हो। विंग ने कहा, वो उस लड़की के साथ उस बिस्तर पर था और मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा, और आप कह रहे हो कि वांग जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। लान कोरैन ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है? विंग रोते हुए उठ गया। उसने कहा, भरोसा था, लेकिन जो मैंने अपने सामने देखा वो क्या था? क्या वो भरोसे लायक है? लान कोरैन ने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी लान कोरैन के पास कॉल आ गया। एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से लान कोरैन को अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। शू यंग ने कॉल किया था। लान कोरैन ने कहा, ठीक है। वो विंग से बात करते हुए कहा, चलो गाड़ी के अंदर आ जाओ, हम लोग जाते हैं। इधर वेंचिंग ने कहा, वांग जी रुको, अब मेरा क्या होगा? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ाया। उसने कहा, माय फुट। ये बोलकर उसने उसको धक्का दिया। वो नीचे गिर गया। उसने कहा, झूठी औरत, और कोई झूठी ओमेगा मेरे लाइफ में उसका कोई कीमत नहीं है, समझे? तुम्हारी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम कहीं भी रहो, मुझसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में निकल गया। वेंचिंग उठते हुए अपने हाथ को झाड़ते हुए कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है वांग जी, तुम जानते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं अपनाओगे तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देती हैं और फिर वहाँ पर बेंच आ जाता है और दोनों हाई फाई लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इधर हम विंग को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर आ चुका था। वो अंकल से बात कर रहा था। तभी वांग जी ने कहा, हे विंग, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुक जाओ। लेकिन विंग ने अंकल कोरैन से कहा, प्लीज़ चलिए यहाँ से, मुझे अभी उससे बात नहीं करना है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और फिर वो लोग चले गए। वांग जी वहाँ पर आकर थक चुका था क्योंकि वो 3rd फ्लोर से दौड़ते हुए आ रहा था। वो हाँफ रहा था। उसने कहा, रुको, गाड़ी रोको, मेरे लिए तो रुको, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन वहाँ पर वो गाड़ी नहीं रुकी। सीन कट होता है। विंग थोड़े वक्त के लिए अपने आंटी के पास गया था। जब वो जियांग हाउस में गया तब मैडम यू ने उसका स्वागत किया। मैडम यू, जो कि अब बदल चुकी थी, वो विंग से अब बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ के तरह उसे अच्छे से वेलकम करता है, उसे ड्रिंक पिलाता है और फिर कहता है, विंग बेटा, कैसे आना हुआ, तुम कैसे हो? विंग अपनी आंटी को देखते हुए गले से लगा लिया और रोने लगा। मैडम यू ने कहा, मुझे पता है तुम्हें मॉम की याद आ रही है ना। चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम है ना, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। विंग को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है। जियांग चैंग ने विंग की सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, क्या हुआ है जिंग, क्या हुआ है विंग, तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? विंग अब सीधा हो गया, आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर जियांग चैंग ने कहा, मुझे पता है तुम्हें आंटी की याद आ रही है ना, क्यों ना हम उनके कब्र के पास जाए। विंग ने कहा, ठीक है। मैडम यू ने कहा, पहले कुछ खा लो। विंग खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैडम यू ने उसे खिलाया अपने हाथों से। फिर विंग ने खा लिया और फिर वो लोग फूल और कैंडल्स लेकर कब्र के पास गए।
कब्रिस्तान पे जाकर अपनी मॉम की कब्र को पकड़ के विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। विंग को बार बार वो वाला सीन उसके सामने आ रहा था जो आज सुबह उसने देखा। ये उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो इससे बाहर आना चाहता है, लेकिन वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मन कर रहा है कि वो यहाँ पर सिर पटक पटक के मर जाए। मैडम यू ने विंग को उठाते हुए कहा, विंग बेटा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना धीरे धीरे करके ये दुनिया तुम्हें फिर से अपना लेगा और तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगे। अभी चुप करो। तुम्हें चुप कराने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये मॉम है ना। विंग ने मैडम यू को फिर से हक किया। लंच ख़त्म करने के बाद विंग छत के ऊपर टहल रहा था। तभी मेड का कॉल आया। उसने कहा, जिंगी घर आ चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है क्योंकि आप घर पर नहीं हो। विंग ने कहा, मैं थोड़े वक्त बाद आ रहा हूँ। मेड की बात सुनकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर विंग ने अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन देखा जहाँ पर वांग जी बार बार विंग से ही रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ मेरा कॉल उठा लो और एक बार मुझसे बात करो, मुझसे एक बार मिलो, तुम कहाँ हो। बट विंग ने वांग जी को ब्लॉक कर दिया था ताकि उसका कॉल बार बार उसके फ़ोन पर ना आए। वांग जी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वाइड था कि वो कहाँ चला गया है। विंग ने अपने माइंड में कहा, क्यों तुम ही गायब हो सकते हो, मैं गायब नहीं हो सकता। लान कोरेन ने विंग को कॉल लगाते हुए कहा, विंग बेटा मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, कि मैं तुम्हें पिक कर लूँ। विंग ने अपनी हाँ भर दिया। उसके बाद शाम के टाइम लान कोरेन विंग को लेने के लिए आ गया। मैडम यू ने विंग को अलविदा कहा और जियांग चैंग ने भी, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। लान हाउस, वही बहुत बड़ा घर, वही महल जैसा घर आज विंग को चुभ रहा था। विंग को अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे घिन आ रही थी बहुत ज़्यादा और उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। आंसू को छिपाते हुए उसने कहा, नहीं, जिंगी के सामने अगर मैं रोया तो वो मुझसे सवाल करेगा और मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। जैसे जैसे वो कदम को भरा रहा था, जैसे जैसे उसे कांटे की तरह सब कुछ चुभ रहा हो, धीरे धीरे करके वो अंदर आ गया। वो जैसे ही अंदर आया, वांग जी सोफे के ऊपर बैठकर जिंगी को होमवर्क के बारे में पूछ रहा था और उससे वो ड्राइंग देख रहा था। अचानक विंग को देखकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा, विंग। वो विंग के पास आ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उसने विंग को खींचा, लेकिन विंग वहीं पर ही खड़ा रहा, एक मूर्ति की तरह, 1 इंच भी नहीं हिला। विंग उसे देखता रहा। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप रहा। उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। जिंगी अपनी मॉम को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वह विंग के पास आ गया और गले से लगाते हुए कहा, मॉम आप कहाँ चले गए थे, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। विंग ने कहा, मैं नानी से मिलने गया था। जिंगी ने कहा, अगर आप नानी के घर गए थे तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए। विंग ने कहा, मैं बहुत जल्दी में था जिंगी और तुम स्कूल में थे, इसीलिए अगली बार तुम्हें लेकर जाऊँगा, ठीक है। वांग जी ने कहा, तुम जियांग हाउस गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाता। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, सब लोग कैसे हैं, बट विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें इतनी बार कॉल किया लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है और मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। विंग, क्या तुम वही सोच रहे हो जो तुमने सुबह देखा, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जिंगी ने कहा, चलो ना मॉम साथ में डिनर करते हैं। क्या आप पापा से गुस्सा हो क्योंकि आप पापा से बात नहीं कर रहे हो। मुझे पता है ज़रूर पापा ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप नानी के घर चले गए थे। लान कोरेन ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, अंकल कम से कम आप तो मेरी बात को समझिए, आप विंग से प्लीज़ बोलिए ना मुझसे 2 मिनट बात करने के लिए, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। लान कोरेन ने कहा, देखो ये विंग और तुम्हारा मामला है और हमेशा की तरह हर वक्त जब भी मैं तुम दोनों के मामले के अंदर आता हूँ तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। इस बार मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम दोनों साथ में सुलझाओ, मुझे इसमें मत घसीटो। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तुम आज ऑफिस नहीं गए, सारा काम मुझे ख़त्म करना पड़ा, मुझे डिनर के बाद एक लंबी नींद लेनी है और जिंकी भी थक चुका होगा शायद। ये बोलकर वो फ्रेश होने के लिए ऊपर चला गया। विंग जिंगी को खाना खिला रहा था।
वांग जी विंग को एकटक देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गुनहगार है, एक ऐसा मुजरिम है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। वांग जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रूफ करे कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वो फिर से विंग की आंखों में फिर से कैसे अच्छा बने। फिर से विंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिंगी का डिनर ख़त्म हो गया। वो अपनी मोम को झप्पी देते हुए कहा, तो मैं सोने चला, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग ने उसे गुड नाइट कहा। उसके बाद जिंगी अपनी डैड के पास गया और झप्पी लेते हुए कहा, गुड नाइट डैड। वांग जी ने उसे गुड नाइट कहा। लान कोरैन नीचे आ रहे थे। जिंगी ने उसे भी गुड नाइट कहा और जिंगी ऊपर चला गया। लान कोरैन, विंग और वांग जी अब तीनों मिलकर डिनर कर रहे थे। मेड्स अब घर चले गए थे। इतना सन्नाटा था कि वहाँ पर अगर एक नीडल गिर जाए ना तो उसका साउंड भी सुनाई देगा। मतलब एक छुई गिर जाए तो वहाँ से भी आवाज़ आएगी। तो सुई का साउंड कितना मतलब धीरे होता है, उतना ही सन्नाटा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, क्या क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मैंने कितनी बार कहा कि एक बार मुझे समझो। विंग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लान कोरैन खाना ख़त्म करके उठ गया। उसके बाद विंग भी, वांग जी का खाना हो चुका था लेकिन वो विंग के लिए वेट कर रहा था क्योंकि विंग किचन में बर्तन धो रहा था। जब विंग बाहर आया तब उसने देखा कि पहली बार वांग जी उसके लिए वेट कर रहा है। इसे देखकर विंग उसे इग्नोर करके जाने लगा। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग क्या तुम सच में मुझसे बात नहीं करोगे? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा एक मूर्ति की तरह। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम मुझे मारो लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे मूर्ति की तरह मत बने रहो। देखो जो पहली है मुझे। विंग ने कहा, क्या पहली? जो मैंने देखा वो, या फिर जो तुम कह रहे हो वो? वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम यही मानते हो कि मैं? विंग ने कहा, वो लड़की जिस दिन पहली बार हमारे घर आई थी वो छिपकली की तरह तुमसे चिपक रहा था। वांग जी ने कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सो जाऊंगा उसके साथ? विंग ने कहा, चिपक जैसे रहा था जैसे कि वो तुम्हारा वाइफ हो और मैं कुछ नहीं, मैं पराया हूँ। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुम पराया हो? विंग ने कहा, बस बहुत हो गया है लानजान, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, तुमने कहा था ना कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिर्फ 1 साल के लिए। उसे याद रखना, जब जिंगी बोर्डिंग चला जाएगा तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। वांग जी ने कहा, विंग हाँ मैंने तब कहा था लेकिन अब बात अलग है विंग, अब मुझे सब कुछ। विंग ने कहा, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। 1 साल बाद हम अलग होने वाले हैं, ऑलरेडी तो कुछ महीना हो ही चुका होगा। बस एक बार मैं इस पिंजरे से मुक्त हो जाऊं, उसके बाद तुम्हारे जो मनमानी वो कर लेना, कम से कम जिंदगी के बारे में सोचना। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। उसकी कदमों के साउंड से वांग जी की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने अपने आप को देखा, फिर थप्पड़ मारा दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों से, घुटना टेक कर बैठ गया और काफ़ी ज़्यादा रोने लगा। उसने कहा, मैंने गुनाह क्या किया है? हर वक्त सिर्फ मुझे विंग से दूर क्यों होना पड़ता है? मैं हर वक्त उससे बात क्यों नहीं कर पाता हूँ? और हर वक्त गलत फहमियाँ हम दोनों के बीच क्यों आ जाती हैं? वो काफ़ी ज़्यादा रोता है वहाँ पर बैठकर। वो खड़ा होते हुए कहा, नहीं मुझे विंग से बात करना ही पड़ेगा, चाहे विंग एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं फोर्सफुली बात करूँगा, चाहे वो कुछ भी कहे। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। जब विंग नहा धोकर टॉवल पहनकर बाहर आया तब वहाँ पर वांग जी को देखकर वो चौंक गया। उसने कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? उसने देखा कि रूम अंदर से लॉक्ड है। वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, विंग मुझे बात करनी है। विंग ने कहा, लेकिन मुझे बात नहीं करनी है, तुमको क्यों समझ में नहीं आता? तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, मैंने कब रोका तुम्हें? बस मुझे ऐसा लगा शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भूल गया था कि अब तो मैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं हूँ।
वांग जी ने उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, कौन कहता है कि कोई भी नहीं हूँ? तुम मेरा वो चीज़ हो जिसके बिना मैं ज़िंदगी में जी नहीं सकता। वेंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम? वांग जी, बहुत अच्छा मजाक। वांग जी उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा राजन कभी प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करता है, वो प्रॉमिस नहीं तोड़ता है और ना ही तुम्हें धोखा देता है। वेंग ने कहा, लेकिन इस बार उसने प्रॉमिस को तोड़ दिया है। वांग जी ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? वेंग ने कहा, उसने कहा ना कि तुम नशे की हालत में थे। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ कह रहा हूँ। काश मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ होता जिसे मैं समझा पाता कि मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग अब उसकी बातों में खोसा जा रहा था। वांग जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे गलत मत समझो विंग, मुझे पता है कि हर वक्त सिर्फ हम दोनों के बीच गलत फहमियाँ आती गई हैं और हम दूर होते गए, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं नहीं सहन कर सकता। अब मुझे तुम्हारे पास से दूर नहीं रहना है। तुम क्यों नहीं समझते विंग? वेन चिंग हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसीलिए उसने ऐसा कुछ किया। मुझे बस इतना याद है कि वो मुझे उस होटल रूम तक ले गया ये कहकर ताकि मैं इस नशे की हालत में घर ना जाऊं, ताकि जिंगी मुझे देखकर हेट ना करे। वो मुझे उस रूम में रख दिया था। उसके बाद ना मुझे याद है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि रूम का हीट काफ़ी ज़्यादा हाई था। मैंने हीटर को ढूंढने की कोशिश किया और उसके रिमोट को भी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने अपने सर को ओपन किया और फिर वहाँ पर सो गया आधा ब्लैंकेट ओढ़कर। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब सुबह मेरी आँख खुली तब वेंचिंग मेरे पास थी और तो और तुम मेरे सामने खड़े थे। अब वांग जी की कुछ कुछ बातें सुनकर विंग को उसकी बातों पर कुछ कुछ दम लगने लगता है। उसने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ जब तुम वहाँ पर गए? वांग जी ने कहा, मैंने उससे बार बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे घर जाना है, लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, अगर तुम घर जाओगे तो लान कोरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और अंकल अपने रूल्स के पक्के हैं, मुझे पता है। पहले में भी मैंने ऐसा किया था, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार जिंगी भी था। मैं उससे क्या जवाब देता और वो मुझे देखकर क्या सीखता? इसीलिए मुझे ये सही लगा। मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरा बिलीव नहीं कर रहे हो, लेकिन ज़िंदगी में मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। मेरे लाइफ में कभी दूसरी ओमेगा आई ही नहीं। अगर आती तो तुम इस लान वांग जी को नहीं देख पाते। विंग वांग जी की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में उसको सच्चाई नज़र आ रहा था। उसने अपने सलाइवा को निगलते हुए कहा, और वेंचिंग वो वहाँ पर? वांग जी ने कहा, ऐसा हो सकता है कि जब मैं सो गया तब वेंचिंग वहाँ पर आई, या फिर सुबह आई और फिर वो तुम्हारे सामने ऐसा नाटक किया। विंग ने कहा, नाटक किया? वांग जी ने कहा, ये एक सोचे समझे प्लान है विंग, ये एक साजिश है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? विंग ने कहा, प्लान? कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ही लगा ये एक प्लान है, क्योंकि वहाँ पर वैन चाओ भी था। शायद वैन चाओ चाहता है कि तुम गुस्से में मुझसे अलग हो जाओ ताकि वो आसानी से तुम्हें पा सके, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के पास आने नहीं दूंगा विंग। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी क्लब के अंदर वैन चाओ के साथ हाथापाई की बात करता है। धीरे धीरे करके विंग को समझ में आता है कि शायद वैन चाओ और वैन चिंग दोनों एक ही फैमिली से होगा, क्योंकि उन दोनों के नाम के आगे ही वैन है। और तो और शायद वो दोनों भाई बहन भी हो सकता है, क्योंकि विंग को पता था कि वैन चाओ का एक बहन भी है। इधर विंग इसके बारे में सोचते हुए कहा, इसका मतलब ये वैन चाओ का प्लान है, उसने वैन चिंग को मोहरा बनाया। वांग जी ने कहा, हाँ विंग तुम सही कह रहे हो, वो हम दोनों के बीच दरार लाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए। विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी वहाँ पर बैठ गया बेड पे और फिर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। वो इतना रो रहा था कि उसके आंसू
पानी की तरह बह रहे थे, नदी की तरह बह रहा था। और तो और वो उसका जो शर्ट था वो भीग रहा था। वांग जी की रो रो कर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। उसकी पूरा फेस रेड पड़ गया था। वेंग को अब धीरे धीरे करके उस पर तरस आने लगती है और उसकी बातों को यकीन करने लगता है। वेंग धीरे से उसके पास आता है। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर वांग जी अपनी आइज़ को ऊपर उठाता है। उसने वेंग की आंखों में देखा। वेंग ने उसकी सिर को पकड़ा और अपनी बेली से लगा लिया और उसे हग कर लिया। उसके सिर को हग कर लिया। फिर वांग जी ने वेंग की कमर को टाइटली पकड़ा और काफ़ी ज़्यादा रोने लगा। वांग जी बैठा हुआ था और वेंग खड़ा हुआ था। वेंग उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। वांग जी एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ। वेंग ने उसे टाइटली पकड़ते हुए कहा, नहीं। उसके फेस को ऊपर उठाया। उसने कहा, ऐसी बात दोबारा मत बोलना। अगर उन दोनों की साजिश है तो तुम क्यों मरोगे? मरना तो उसे है ना। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मुझे इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वांग जी वेंग को देखने लगा। वेंग की आंखें भी लाल थी, उसकी नाक और उसकी गाल भी। ऐसा लग रहा था कि वो बाथरूम में घंटों तक रोया है, क्योंकि वेंग बहुत टाइम बाद बाथरूम से निकला था। वांग जी ने वेंग को देखते हुए कहा, क्या तुम रो रहे थे? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। उसने अपने जोर से हाथ को ठोक दिया बेड के एक कॉर्नर पे। उसके बाद वेंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम बस शांत रहो लानसान। उसने उसके फेस को ऊपर उठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब रोना बंद करो प्लीज़। वांग जी एक बार वेंग की तरफ देखता है और फिर वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वेंग देखता है कि वांग जी अभी भी बहुत ज़्यादा उदास है। वो उसकी शर्ट, जो वाइट कलर का शर्ट वो पहना हुआ था, उसके जो बटन थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके वो ओपन कर रहा था और धीरे से उसके शर्ट को वहाँ से निकाल दिया। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। वांग जी ने वेंग को देखते हुए कहा, क्या क्या कर रहे हो? बट वेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे करके साइड की तरफ चला गया। साइड में जाकर वो धीरे से बेड पर लेट गया। उसे ऐसा करते हुए देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वेंग क्या कर रहा है। वेंग उसे देखने लगा। अपने होठों पर छोटी सी मुस्कान लाता है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। क्या वेंग अब गुस्सा नहीं है उससे? ये सोचते हुए वांग जी उसे देख ही रहा था कि अचानक से वेंग ने अपनी दोनों बाहें को फैला दिया और वांग जी को जैसे ऐसे दिखाया जैसे कि वो अपने पास बुला रहा है। वांग जी को पहले कुछ भी समझ में नहीं आया कि वेंग क्या कर रहा है। वेंग ने फिर से छोटा सा स्माइल किया और फिर इशारा से उसे अपने पास बुलाया। वांग जी की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसकी सांसें हैवी होने लगी। उसने कँपाते होंठों से कहा, वेंग। वेंग उसे हल्के से स्माइल के साथ फिर से इशारा करता है। वांग जी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। उसकी होंठों पर हल्की से एक मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से वेंग के पास आ जाता है और उसे हग कर लेता है। वेंग आंखें बंद कर लेता है और वो भी उसे टाइटली हग कर लेता है। वो लोग काफ़ी टाइम तक हग करके रहते हैं। वांग जी ने वेंग को उसके नेक के पास अपने फेस को रखते हुए कहा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वेंग ने कहा, माफ़? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, वेंचिंग मुझे फंसा रही है। वेंग ने कहा, मैं उसका प्लान समझ चुका हूँ। मुझे मेरे लानजान के ऊपर पूरा भरोसा है। वांग जी ने जैसे कि उसे एक नई सांस मिली। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए कहा, तो फिर हम क्या करेंगे? वो कह रही थी कि वो मुझे पुलिस में देने वाला है। वेंग ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें पुलिस में दे देगा। मैं भी देखता हूँ कि वो क्या करती है। फिर इधर वांग जी ने कहा, तुम क्या करोगे वेंग? वेंग ने कहा, प्रूफ। हमें प्रूफ चाहिए।
वांग जी अपने फेस को उठाकर विंग को देखते हुए कहा, प्रूफ चाहिए? विंग ने कहा, हाँ प्रूफ चाहिए, ताकि हम ये साबित कर सके कि सब कुछ उनका प्लान था। तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम निर्दोष हो।